अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज प्रोग्राम सहाफ़ी में एक सियासी से बात करेंगे और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मारूफ सियासतदान, साबिक़ गवर्नर सिंध और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बल्कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक़ चेयरमैन भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, निजकारी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं और 2012 में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद ज़ुबैर की। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2012 से लेकर आज तकरीबन 12 साल के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के साथ सफ़र अख्तियार किया था, आज अचानक वो पर्दा स्क्रीन से गायब हो गए हैं और मगर कभी कभी सामने आते हैं। बज़ाहिर कोई इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई ज़िम्मेदारी उनको अब नहीं सौंपी गई, मगर जिन मुश्किल हालात में उन्होंने नून लीग की ज़िम्मेदारी संभाली और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की तर्जमानी करते रहे, वो भी अब एक तारीख़ का हिस्सा है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये महज एक इत्तफ़ाक़ है शायद कि आप भी और आपके भाई जो असद उमर साहब हैं और PTI में आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के अंदर कुछ OSD बने लग रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं अपने रोल को नून लीग के अंदर? असद उमर ने तो माजरत के साथ पार्टी छोड़ दी है। जी, असद उमर ने भी पार्टी छोड़ दी है। ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। ज़ाहिर है मैं अपने हवाले से तो बात कर सकता हूँ, किसी के हवाले से भी। वैसे पाकिस्तान में हम सब बड़े खुश भी होते हैं कि जी PTI के फलाने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और सियासत छोड़ने का, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार होता है। कोई ज़्यादा डरता है, कोई नहीं डरता, लेकिन इस पर मेरा ख्याल है अगर हम इस चीज़ से खुश होते हैं कि कोई ज़्यादा डर गया और उसने सियासत छोड़ दी और वो हमारी मुखालिफ पार्टी में था, तो हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के फेडरेशन के हवाले से और सियासत के हवाले से कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। बिल्कुल, और इसकी इब्तदा अभी हुई भी नहीं है। आपको पता है 58 में जब मार्शल लॉ लगा था तो अयूब खान साहब ने एप्टो लगा के सियासतदानों को नाअहल कर दिया था। तो उस वक्त भी जो लोग होंगे बहुत से जो उस तरफ होते हैं, तो वो बड़े उन्होंने जश्न मनाए होंगे कि सियासतदानों को नाअहल कर दिया। लेकिन कुछ थे वो जो नसरुल्लाह जैसे थे, जो दबंग थे, उन्होंने फिर भी सियासत की और मुश्किलात झेली। बिल्कुल यही बात। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात नहीं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं कमिटेड रहा हूँ और सबसे अच्छे वक्त में भी। अच्छे वक्त में इसलिए कि मुझे ज़ाहिर है मैं एक नई एंट्रेंट था और मियां नवाज़ शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने मुझे बहुत हौसला दिया और 9 महीने हुए थे मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हुए और मुझे काबीना में पोजीशन मिल गई जब जून 2013 में PMLN की हुकूमत आई है और फिर पूरे 5 साल में हुकूमत का हिस्सा रहा। उसके बाद अपना फ़र्ज़ समझ के, जाहिर सी बात है, जब मुश्किल वक्त आया, और आपको पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आया जब इमरान खान की हुकूमत आई है, तो उस वक्त सबसे आगे खड़े होके, सबसे आगे, मेरे से आगे कोई नहीं था, चाहे वो प्रिंट मीडिया था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, चाहे जलसे जुलूस थे। मरीम नवाज़ के साथ में उस वक्त स्टार्ट हुआ था जब 4-5 PMLN के लीडरान के अलावा कोई भी जाती उम्रा के 15 किलोमीटर करीब भी नहीं आता था। ये 2019 के शुरू की बात है और फिर हमने निकलना शुरू किया, फैसलाबाद हुआ। ऐसा ज़ुबैर साहब, उससे पहले आपको याद होगा, उससे पहले ही जब नवाज शरीफ साहब पे पनामा केस चल रहा था और शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी, फिर आप जो अपने दोस्त जनरल बाजवा से आप मुलाकातें करते रहे हैं और पैगाम रसानी करते रहे हैं, उससे पहले भी बड़े बड़े मुश्किल काम किए आपने। जी, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था। और उस हवाले से अगर मती देखें कि मैं तो एक तरह से टेक्नोक्रेट था, तो यहाँ तो बहुत से टेक्नोक्रेट आते हैं, वो ब्रीफ केस पकड़ के हफीज़ शेख और डॉक्टर इरशाद हुसैन, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जब इस किस्म की सियासत का वक्त आता है कि मुश्किल वक्त आता है पार्टी पर, तो वो फिर उस तरह से आगे। और मैंने, चूँकि मैं इतना आगे बढ़ के कर रहा था, तो इसी वजह से 2020 में मुझे जब PDM बन गई थी और उस वक्त जब जारहाना और सख्त सियासत करनी थी, और आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया था मियां नवाज़ शरीफ ने, तो उस वक्त मुझे अपॉइंट किया था अपना तर्जुमान, अपना और मरीम नवाज़ का। तो इससे ज़्यादा लीथल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको वो अपने कंधे का बोझ उठाना था, जो कि ज़्यादातर जो थे हमारे यहाँ जो पार्टी के लोग थे
वो उस बयानिए को जाहिर है मुश्किल होता था, ये वही बयानिया लफ्ज़ ना, निकालना आपकी बात बिल्कुल उनसे दुरुस्त मुश्किल है होता था। वैसा भी वही बयानिया ना, वोट को इज्जत दो का। मगर फिर अब आपको जो फिर जी पार्टी ने आपको जो ओएसडी बना दिया या साइडलाइन कर दिया, इसकी वजह शायद ये थी कि वो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया मजीद अब पार्टी का नहीं रहा था और वो हिकमत अमली तब्दील हो गई, इसलिए आप भी तब्दील हो गए अपनी जिम्मेदारियों से। ये मैं आपको एक फैक्चुअल बात भी बता दूं कि मैंने बताया ना कि मरीम नवाज़ ने जब सियासत का दोबारा से आगाज़ किया था 2019 में, तो उस दिन से मैं उनके साथ था। और जो आखिरी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी बिफोर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मार्च 26 2022 को लाहौर से इस्लामाबाद महंगाई मकाओ मार्च करने हम निकले थे। मरीम नवाज़ लीड कर रही थी, उसमें हमज़ा भी थे, मरीम औरंगज़ेब भी थी उस कंटेनर में, मैं था, दानियल अजीज़ थे, मुसद्दिक मलिक थे। तो वो 3-4 दिन के बाद हम इस्लामाबाद पहुँचे थे। तो वो लास्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी थी और उस वक्त तक मैं साथ था। लेकिन मेरे जाहिर सी बात है, मुझे उस हद तक तो मुझे एग्री, बट मुझे पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे वजूहात क्या है, एंड आई डिड नॉट एग्री। और मेरा ख्याल है, और मैं ख्याल क्या कन्विंस्ड हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ भी नहीं चाहते थे कि इस वक्त हम हुकूमत लें, और उसके नताइज अब सबके सामने हैं। आपने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे वजूहात, क्या ये वही वजूहात हैं जिसकी तरफ पीटीआई और इमरान खान इशारा करते रहे हैं कि ये अमरीकी साजिश थी? मतीउल्लाह जान, अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पीछे 6 महीने जाके अगर स्टेटमेंट्स निकालें PMLN की लीडरशिप के, चाहे एहसन इकबाल हो, मरीम नवाज़ हो, मैंने खुद 2-3 दफ़ा बल्कि ज़्यादा कहा होगा, और भी जो लीडरशिप थी, शाहिद खान अब्बासी, हमारे से जब भी पूछा जाता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप करने जा रहे हैं, तो हम उसका जवाब ये देते थे कि पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फ़ौज की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता कामयाब। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड है सबका। तो वो जब एकदम से पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने जा रहे हैं, तो फिर हम अपनी मर्जी, ये कैसे होगा कि जी हम बगैर उनकी मदद से करने जाएं। और दूसरी बात ये थी, इसकी ही वजह से आपको पता है कि जब हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या होने वाला था, या उसके बाद हर लीडर अपनी अपनी बात, कोई कहता था जी वो नवंबर में तैनाती होनी थी, उसको रोकने के लिए हमने किया, कोई कहता था जी डिफ़ॉल्ट हो जाता पाकिस्तान अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करते और हुकूमत ना लेते, कोई मतलब डिफरेंट रीजंस देते थे। हालांकि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जेन्युइन हो तो फिर आपको रीजंस क्या देने? पार्लियामेंट्री जमहूरियत में दुनिया भर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अलाउ। मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं रोक सके इस चीज को, क्योंकि अब तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ी सियासी गलती थी। मियां नवाज शरीफ वाज वेरी वेरी क्लियर, 100% विदाउट एनी डाउट वो चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो और असेंबली तोड़ दी जाए और इलेक्शन में जाया जाए। और आज कोई ऐसा लीडर नहीं है PMLN का, बाशमूल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, ख्वाजा आसिफ, जितने भी बड़े बड़े, वो सब कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया उस 16 महीने में। और इसके बावजूद इतनी बड़ी सियासी गलती के बावजूद ये शहबाज शरीफ साहब को सदारत के ओहदे पे भी बिठाया गया पार्टी की, और उनको दोबारा VDM का वज़ीर आज़म भी बनाया गया। तो फिर ये तो गलती की तो सज़ा होती है, इनाम तो नहीं होना चाहिए था। उसके दूसरी आप एग्जांपल लेने ना, कैंपेन जो हुई इलेक्शन से पहले, मियां नवाज शरीफ लीड कर रहे थे उस कैंपेन को, और बाकी लोग भी थे, मरीम नवाज साहिबा भी थी, जो बात करते थे हम अपने पास्ट की, वो 2017-18 में आके रुक जाते थे। यही बात, कोई किसी एक ने भी 16 महीने का नहीं जिक्र किया, क्योंकि 16 महीने की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता था कि महंगाई पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा। जुबैर साहब, यही तो मेरा सवाल है ना, इतने बड़े कभी इस सब के बावजूद भी शहबाज शरीफ आज फिर वज़ीर आज़म है। ये नवाज शरीफ साहब के फैसलों की कुछ समझ नहीं आ रही। अगर वाकई वो समझते थे कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर पार्टी सदर एक गलत डिसीजन लिया और गलत डिसीजन दिलवाया नवाज शरीफ साहब से या पार्टी से, तो फिर उनको आज वो वज़ीर आज़म क्यों हुए? अच्छा, ये तो आपने देखे ना, बड़े बड़े लीडर्स हैं PMLN के इस वक्त, जिनको ज़्यादा अंदर की बात भी पता है, राना सनाउल्लाह हैं और जावेद लतीफ़ हैं, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने पब्लिकली ये कहा है कि जी जब इलेक्शन के बाद यही ज़्यादातर की राय थी कि जी आप हुकूमत ना संभालें। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो नताइज आए 8 और 9 फरवरी के इलेक्शन में,
उसके बाद जाहिर सी बात है वो मैंडेट ही नहीं मिला, और उसमें भी एक कंट्रोवर्सी इतनी शदीद आज तक है कि जी कितनी सीटें असल में PMLN को मिली हैं, बट जितनी डिक्लेयर हुई उसमें भी PTI सबसे आगे थी जो डिक्लेयर हुई 9 फरवरी को, जो भी फॉर्म 47 के बेसिस पर। तो मियां नवाज शरीफ ने तो जाहिर है पीछे हटना ही था, और वो मुझे जितना मैं उनको जानता हूँ वो कभी भी इस मैंडेट के साथ हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप भी अब ये सवाल तो उठा रहे हैं फॉर्म 45 और 47 पे ज़ुबैर साहब, आप भी सवाल उठा रहे हैं, तो PTI भी सवाल उठा रही है। तो आपके ख्याल में PTI के और नून लीग के या नवाज शरीफ साहब के खदशात एक जैसे हैं और दुरुस्त हैं कि ये इलेक्शन मैनेज किए गए हैं, धांधली हुई है, और अगर कोई जीता है तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीता है, अगर हारा है तो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हारा है? आप और PTI यही कह रहे हैं दोनों? देखें, मैं तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ, और अगर आप देखें ना, रोज़ कोई ना कोई नया बयान आ जाता है, कोई नया संगीन तरीन इल्ज़ाम लग जाता है। कल शायद जावेद लतीफ़ ने 90 करोड़ की बात की 5 सीटें मैनेज करने के लिए। अब आप खुद बताएं कि जिस मुल्क में इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात लगें, जिस मुल्क में फॉर्म 45 कुछ और बता रहा हो और फॉर्म 47, देखें ना, दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस कि फॉर्म 45 को चेंज किया गया है। एक तो उसने इलेक्शन कमीशन ने जो अपलोड करना था 15 दिन में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी, लेकिन चूंकि उन्होंने हेरा फेरी करनी थी तो इट टुक देम अ मंथ टू अपलोड। और फिर अपलोड भी ऐसे किया कि किसी में वाइटो लगा हुआ है, किसी में 1 पहले लगा दिया, किसी में 1 को 4 कर दिया गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की जो नवाज शरीफ की ज़ुबैर साहब जो नवाज शरीफ साहब की कामयाबी है वो भी मशकूक बनाई गई या है आपके ख्याल में, या दिखाई जा रही है मशकूक? देखें ना, अगेन मैं पता नहीं आज जावेद लतीफ़ को मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो इतने सीनियर आदमी हैं, संजीदा आदमी हैं और बहुत क्लोज हैं मियां नवाज शरीफ से, ये भी आपको पता है। उन्होंने एक दिन बताया कि उन्होंने किसी को कहा, एस्टेब्लिशमेंट के किसी आदमी को, कि जी उनका हल्का तो खुलवा दें दोबारा। तो उन्होंने कहा फिर हम NA 130 भी खोलेंगे। तो और खुद वो ये कह रहे थे कि जी वो, इसका मतलब है वो ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। और देखें इतना बड़ा लीडर, देखें मियां नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं, और मियां नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा जो हुकूमत की थी, बिल्कुल वो जीत के, जेन्युइन जीत के आए थे। 2013 के इलेक्शन में तो मैं पहले और बाद में, आपको पता है, भरपूर अंदाज में दिफा भी करता था, और फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला किया। आपकी बात जो नवाज शरीफ साहब को जिताया गया, तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इनकार कर देना चाहिए था ये सीट लेने से, वो साद रफीक साहब की तरह? साद रफीक और राना सनाउल्लाह साहब की तरह बिल्कुल। देखे ना, वो एक चीज़ ऐसी है कि जब एक इतना बड़ा लीडर जो है वो डिस्प्यूटेड इलेक्शन, लेकिन इतना बड़ा लीडर जो है, जबकि वो वज़ीर आज़म खुद बनने के लिए थे, इतना बड़ा लीडर इनकार करने की हिम्मत क्यों नहीं रख रहा कि ये सीट मेरी नहीं है और ये मशकूक है नतायज? नहीं देखें, लेट्स बी फ्रैंक, ऐसे तो कोई भी नहीं कह सकता ये सीट मेरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये तो उनको भी नहीं पता, 1,79,000 वोट्स डिक्लेयर हुए थे। अच्छा। लेकिन वो ये ज़रूर मेरा ख्याल है इस चीज़ पर कि जी जो इल्ज़ामात लगे और संगीन तरीन इल्ज़ामात लगे, और फॉर्म 45 जो कि, देखें ना, फॉर्म 45 मैं आपके नाजरीन के लिए सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ, फॉर्म 45 जो था वो पोलिंग एजेंट सबको दे रहे थे जो इलेक्शन कमीशन के थे, वो सिर्फ नवाज शरीफ को या यास्मीन राशिद के नुमाइंदों को नहीं दे रहे थे, औरों को भी दे रहे थे। भाई जो जमात इस्लामी के वहां कैंडिडेट थे या किसी और पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके फॉर्म 45 अगर आप पढ़ेंगे तो वो डिफर करते हैं उस फॉर्म 45 से। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 बनने चाहिए थे। बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब के कंधे पे रख के तो आपने बंदूक खूब चलाई है आज, उनको शोकाज जारी हो गया है, और आपसे वक्फे के बाद पूछेंगे कि ये शोकाज जारी पार्टी ने किया है या नवाज शरीफ साहब ने किया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।